तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको बैंड स्कोर मिलता है स्पीकिंग में और किस तरीके से आपका बैंड स्कोर कम होता है, राइट। सो आपको सिंपल गूगल पे जाना है। सो आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं आईएलटीएस स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर्स, राइट। गूगल पे सर्च करें आईएलटीएस स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर्स, राइट, एंड यू कैन क्लिक हियर पब्लिक वर्जन, राइट। जो पहला लिंक है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यू कैन सी दैट, लेट्स क्लिक हियर। ओके, सो ये है स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर। ओके, लेट्स सी दिस स्पीकिंग का बैंड डिस्क्रिप्टर। इसको एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको बता दूं कि ये पब्लिक वर्जन है। पब्लिक वर्जन इज स्लाइटली डिफरेंट, राइट, थोड़ा सा डिफरेंट है। और आपको बता दूं जो एग्जामिनर के पास होता है वो इसके जैसा ही होता है। और इसमें जो चार चीजें हैं आपको डिटेल में बता दूं कि मैं फ्लुएंसी और कोहेरेंस और लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी और प्रोनाउंसिएशन, इन चारों में आपका बैंड स्कोर जो है, अगर आपको बैंड स्कोर चाहिए फॉर एग्जांपल 7, तो आपका चारों में आपका 777 होना चाहिए। और आपका बैंड स्कोर ईच में किस तरीके से आता है और किस तरीके से आपका बैंड स्कोर कम होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में, टुडे आई विल टॉक अबाउट फ्लुएंसी नंबर 1, आई विल टॉक अबाउट fluency and coherence, okay? जो कि 25% है, जो कि 25% है आपके ओवरऑल बैंड स्कोर का। सो अगर मैं बात करूं बैंड डिस्क्रिप्टर, सो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा 7 बैंड स्कोर के लिए। अगर आपका टारगेट 7 है, इफ यू आर एमिंग टू स्कोर 7, सो 7 बैंड स्कोर के लिए अगर आपको फ्लुएंसी और कोहेरेंस में बैंड स्कोर 7 चाहिए, और आपको ये जरूर पूछना चाहिए अपने टीचर से, या फिर आपको जरूर ये पता होना चाहिए कि फ्लुएंसी और कोहेरेंस में बैंड 7 अगर आपको लेने हैं तो किस तरीके से आपके बैंड स्कोर 7 आएंगे। और हो सकता है कि अगर आप इस तरीके से बोलते हैं एंड आफ्टर दिस आई वेंट देयर, एंड दैट मीन्स कि आपकी फ्लुएंसी या कोहेरेंस की अगर बात करूं, कोहेरेंस को आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको बता दूं अगर आप अटक अटक कर बोलते हैं बीच बीच में एंड आफ्टर दिस बिकॉज, सो दैट मीन्स कि फ्लुएंसी में हो सकता है कि आपका बैंड स्कोर 5.5, ओके, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो बैंड डिस्क्रिप्टर के अंदर दिया हुआ है कि आपको क्या कुछ करना चाहिए जो कि आपका बैंड स्कोर फ्लुएंसी और कोहेरेंस में 7 है। सो सबसे पहली चीज क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज नंबर 1, speaks at length. Speaks at length कि जो कैंडिडेट जो है वो लेंथ मतलब है कि आपको काफी बोलना है। मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा सा बोल रहे हैं कि जैसे आपसे पूछा कि डू यू थिंक एबीसी थिंग इज इंपॉर्टेंट एंड यू से यस आई थिंक एबीसी थिंग इज इंपॉर्टेंट। सो आपको लेंथ, आपको काफी बोलना है, ज्यादा बोलना है, राइट, कम नहीं आपको बोलना है, आपको पूरा बोलना है, राइट। स्पीक्स एट लेंथ। और इसके साथ ही मैटर करता है कि आपको कोहेरेंट कैंडिडेट होना होगा। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, कोहेरेंस उस कैंडिडेट को बोलते हैं कि जो आपसे पूछा गया है आपको उसी चीज की बात करनी है। ये नहीं है कि आपसे पूछा गया है कि डू यू थिंक कंप्यूटर एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी, राइट, और आप बोल रहे हैं कि यस कंप्यूटर प्लेज अ क्रूशियल रोल, समथिंग लाइक दैट, वैसे ही जानबूझकर आप कुछ मतलब कुछ भी अपना बोल रहे हैं। सो जो आपसे पूछा गया है वो एग्जैक्टली रिलेटेड होना चाहिए कि जो आपसे पूछा गया है, राइट। सो कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब ये है कि जो आपसे एग्जैक्टली एग्जामिनर ने पूछा कि आप उसी चीज का आंसर दे रहे हैं, कोहेरेंट। और इसके बाद अब मैं बात करूंगा कि और नेक्स्ट इसमें है रेपिटेशन, राइट, कि आपको रेपिटेशन को अवॉइड करना है, आपकी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अवॉइड रेपिटेशन। अब मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है इस तरीके से बोलते हैं आफ्टर दिस आई वेंट देयर, आफ्टर दिस आई वेंट देयर, सो दैट्स कॉल्ड रेपिटेशन, राइट। सो ये रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। सो रेपिटेशन को आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, और आपको बता दूं ज्यादातर रेपिटेशन होती है स्पीड की वजह से, कि जब कैंडिडेट तेज बोलने की कोशिश करता है उतना स्टेमिना आपका है नहीं,
लेकिन आप जानबूझ कर तेज बोलने की कोशिश करते हैं। और जब आप तेज बोलने की कोशिश करते हैं और आपको आगे से सेंटेंस या दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है, सो जो आपने एक बार बोला है तो आपको लगता है कि उसी को मैं रिपीट कर दूं तो एग्जामिनर को लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं तो लगातार बोल रहा हूँ, राइट। सो इसको बोलते हैं रेपिटेशन। इस वजह से रेपिटेशन होती है। जैसे आपने अक्सर स्कूल्स में देखा होगा कि स्कूल्स में स्टूडेंट्स इस तरीके से बोलते हैं, मतलब अपने टीचर्स को लेसन या क्वेश्चंस के आंसर सुनाते हैं, एंड पोइट सेज, तो वो आदत कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को होती है कि अगर एक चीज मैंने बोल दी, अगर आगे वाली चीज दिमाग में नहीं आ रही है तो उसके लिए मैं क्या करूं कि जो मैंने पहले बोला है उसी को मैं रिपीट कर दूं। सो ये होता है स्पीड की वजह से। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है सो आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करें। आई वेंट देयर एंड आई डिड दिस, कुछ दिन के लिए, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरीके से। और जब आपको लगे कि आपका स्टेमिना और आपकी प्रैक्टिस उस लेवल तक हो चुकी है, सो उसके बाद आप थोड़ा सा उसको तेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। सो स्पीक्स एट लेंथ, ये चीज आपको फ्लुएंसी और कोहेरेंस में, अगर आपको बैंड 7 लेना है और कोहेरेंस जो पूछा गया है आपको उसी चीज का आंसर देना, दैट मीन्स इट हैज टू बी अंडरस्टैंडेबल, कि एग्जामिनर को समझ आए। उसके बाद है रेपिटेशन, आपको अवॉइड करनी है, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3, we have uses a range of connectives. Okay, आप देख रहे हो यहां पर uses a range of connectives and discourse markers with some flexibility. Okay, uses a range of connectives and discourse markers. Okay, connectives को आप linking words भी बोल सकते हैं, linking words, right? Okay, discourse markers, आपको बताऊंगा कि डिस्कोर्स मार्कर किस तरीके से आपको यूज करने चाहिए और होते क्या है डिस्कोर्स मार्कर। सबसे पहले आपको बता दूं कि डिस्कोर्स मार्कर्स होते क्या है। डिस्कोर्स मार्कर्स उनको बोलते हैं कि जो एग्जामिनर को आसान कर दे समझने में कि जो आप कहने जा रहे हैं, आप क्या कहने जा रहे हैं, और जो कनेक्ट करे बात को। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के वर्ड्स, जैसे अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थडे था, सो nobody was breathing a word. Okay, surprisingly everyone came out and began wishing me. Okay, that means यहां nobody was breathing a word, कि कोई भी एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाल रहा था। मेरा बर्थडे था और मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे घर पे मुझे कोई विश ही नहीं कर रहा। सरप्राइजिंगली, जैसे आपने बोला सरप्राइजिंगली, सो दैट मीन्स दैट एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड सरप्राइजिंगली, इस तरीके के वर्ड्स। और उदाहरण के तौर पर जैसे अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपको कहना हो कि सर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, बट अगर आपने यूज किया बट, या फिर अगर आप कहें कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था लकीली, अगर आपने वर्ड यूज किया लकीली, लकीली का मतलब क्या है कि मैं एडवांस में ही समझ जाऊंगा कि आप कहने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था, पर किस्मत आपकी अच्छी थी कि आपके बैंक स्कोर अच्छे आ गए। या फिर हो सकता है कि आप कहें कि सर आई प्रिपेयर really hard, और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, I really worked hard, unluckily, unfortunately, I prepared from the best coaching institute, या फिर मैंने ABC बहुत अच्छा टीचर था उससे मैंने तैयारी की, unluckily, unfortunately, इसका मतलब ये है कि आपका बैंक स्कोर अच्छा नहीं आया, राइट। अनफॉर्चुनेटली बोलते सारे, उसको बोलते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स। सो डिस्कोर्स मार्कर्स आपको किस तरीके से यूज करने चाहिए, इसके मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इसी वीडियो के अंदर, लास्ट तक जरूर देखें और कंप्लीट आपको आज समझ आ जाएगा कि फ्लुएंसी और कोहेरेंस जो कि 25% है ओवरऑल। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, अगर किसी ने बैंकिंग का एग्जाम देना है और उसके लिए जैसे कि उसमें जीके होती है, रीजनिंग होती है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, और कैंडिडेट को पता होता है कि अगर उसको बैंकिंग का एग्जाम देना है, अगर उसको बैंक का एग्जाम देना है तो कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा। जैसे इंग्लिश है तो 20 की है, ये मैं वैसे गेस कर रहा हूं, सो डोंट कोट मी, ओके। तो अगर किसी को पता ही ना हो कि जीके कितने नंबर की आएगी, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ्लुएंसी और कोहेरेंस में आपका कितना बैंक स्कोर मिलता है और कितना आपको मिलना चाहिए, राइट। 25% है
और आपको पता होना चाहिए इसमें मुझे करना क्या है और क्या मैं कर रही हूं, क्या मैं कर रहा हूं और क्या मैं नहीं कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट पता लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी कि आपको एक तो लेंथ, आपको काफी बोलना है, ज्यादा बोलना है। और ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप ऑफ टॉपिक हो जाएं, आपको ऑफ टॉपिक नहीं होना है, ऑफ टॉपिक, ओके, ऑफ टॉपिक नहीं होना है आपको टॉपिक के ऊपर ही रहना है। उसके बाद है आपको रेपिटेशन अवॉइड करनी है। नंबर थर्ड, रेपिटेशन आपको अवॉइड करनी है, रिपीट नहीं करना है। और रिपीट करने का जो मेन कारण है, जो मैंने अपने करियर में देखा है, वो है स्पीड। कि स्पीड की वजह से कैंडिडेट रिपीट करता है, क्योंकि तेज बोल रहा है, आगे वाला कुछ आ नहीं रहा है, तो इस वजह से रिपीट करता है। उसके बाद है यूजेस अ रेंज ऑफ कनेक्टिव्स, आपको लिंकिंग वर्ड्स यूज करना है। ये आईएलटीएस राइटिंग में भी होता है, राइट, जिसको कोहेसिव डिवाइसेस भी बोलते हैं। डिस्कोर्स मार्कर्स और किस तरीके के आपको करने चाहिए, यहां पर वी हैव सम एग्जांपल हियर। और बहुत सारे आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या यूज करते हैं, ज्यादातर एंड ऑल्सो, बार बार एंड, राइट। सो ये आपको यूज नहीं करना है। एंड इसकी जगह पर आपको चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स हियर। Examples, let's make it capital, right. Number one example, we have my hometown is incredibly popular for manufacturing जीप्स। ये मैं अपने टाउन की बात कर रहा हूं, मंडी डबवाली, जो कि जीप्स के लिए फेमस है। यहां पर जीप्स बनती है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके। माय होम टाउन इज इनक्रेडिबली पॉपुलर फॉर मैन्युफैक्चरिंग जीप्स। अभी इसके बाद मुझे एंड बोल के कुछ भी ऐड करना है, सो आई कैन से ऑन टॉप ऑफ दैट it is also known as शॉपर्स पैराडाइज। चाहे आपका जो टाउन है वो शॉपर्स पैराडाइज है या नहीं है, आप यूज कर सकते हैं एक एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, अब ये यहां पर मैंने यूज किया है एंड की जगह पर। सो बार बार एंड आपको रिपीट नहीं करना है, सो एंड की जगह पर आप यूज कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट, ओके, ऑन टॉप ऑफ दैट। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, इन एडिशन टू व्हाट आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, inhabitants of my town. Inhabitants means residents of my town are extremely friendly. Okay? So जैसे इसके साथ ही मुझे इसको ऐड करना हो कि इसके बाद मुझे एंड फिर से मुझे बोलना हो, तो यहां पर मैं यूज कर सकता हूं in addition to what I have mentioned earlier, उसके बाद कुछ भी and को avoid करके, right? इसको बोलते हैं डिस्कोर्स मार्कर, right? So that's a discourse marker। या फिर आप लिंकिंग वर्ड्स भी नहीं बोल सकते हैं, फ्रेजेस बोल सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो फ्लुएंसी और कोहेरेंस है वो 25% है, 25% है आपके ओवरऑल एल स्पीकिंग बैंड स्कोर का। तो इसलिए ये चीज करना जरूरी है अगर आप एक अच्छा बैंड स्कोर चाहते हैं। और अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में तैयारी करते हैं, सो आप अपने टीचर से जरूर पूछें कि मेरा फ्लुएंसी और कोहेरेंस में बैंड स्कोर कैसे इंप्रूव होगा, और आज की स्पीकिंग में मेरा फ्लुएंसी कोहेरेंस में कितना स्कोर है सर मुझे बताओ, मैम प्लीज मुझे बताएं। ओके, एलआर में मेरा आज क्या स्कोर है, लेक्सिकल रिसोर्स में मेरा आज क्या स्कोर है, और एक एक करके आपको समझाऊंगा कि देखिए अब इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप लेंथ में बोलते हैं, क्या आप टॉपिक के ऊपर ही रहकर बोलते हैं, और क्या आप रेपिटेशन नहीं करते हैं या करते हैं, और क्या आप ये कनेक्टिव्स या फिर लिंकिंग वर्ड्स, डिस्कोर्स मार्कर्स, क्या आप ये यूज करते हैं या नहीं करते हैं।
राइट। एक और एग्जाम्पल वी हैव, अगर इसी मुझे ऐड करना हो एंड की जगह पर, आई कैन ऑल्सो यूज second to that. Okay, second to that, I'm pretty sure, मैंने पहले ही बताया कि I'm really not good at actually typing, but I'm really fantastic at teaching. Okay, I'm pretty sure that it has world class world. इसकी प्रोनाउंसिएशन बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, वर्ड, it's very famous in the world, so that's world. Okay, world class educational institutions, right? Second to that, I'm pretty sure that second to that, अब यहां पर मैंने यूज किया है and की जगह पर, और यहां मैंने यूज किया है and की जगह पर in addition to what I have mentioned earlier, और यहां मैंने यूज किया and की जगह पर on top of that. और यहां पर आपको बता दूं, ये मैंने यहां पर डिस्कोर्स मार्कर्स या फिर लिंकिंग वर्ड्स यहां पर दिखाने की कोशिश की है, जो कि फ्लुएंसी और कोहेरेंस का पार्ट है. ओके, सो अभी इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पर. लेट्स हैव वन क्वेश्चन. वी हैव अ क्वेश्चन हियर. Is it good for children to learn arts? ये पार्ट 3 का क्वेश्चन है. ये क्यू कार्ड है, जैसे कि क्यू कार्ड है. इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, डिस्क्राइब अ क्रिएटिव पर्सन. कोई क्रिएटिव पर्सन है जिसका काम आपको पसंद है, आप एडमायर करते हैं, हुज वर्क यू एडमायर. ये उसका पार्ट 3 में फॉलोअप में क्वेश्चन है. Is it good for capital? Is it good for children to learn arts? So इसमें किस तरीके से आप फ्लुएंसी और कोहेरेंस में आपका बैंड स्कोर अच्छा है, सो किस तरीके से आपको आंसर देना चाहिए, इसको आप शुरू कर सकते हैं लाइक दिस. Oh, well, I guess को आप ये भी बोल सकते हैं, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं. I'm guessing. अगर आप I'm guessing यूज करते हैं, I guess और I'm guessing में क्या डिफरेंस है? I guess का मतलब ये है कि आप गेस करते हैं, लेकिन अगर आपने बोला कि I'm guessing, इसका मतलब ये है कि आप एग्जामिनर को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आपके सामने बैठ के गेस कर रहे हैं, आपके सामने बैठ के गेस कर रहा हूं अभी. I'm guessing, right? इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि आपने मुझसे ये पूछा, so I'm guessing, right? तो दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, I guess या फिर I'm guessing that depends who you ask. या पार्ट 3 में यूज कर सकते हैं, as it is आप यूज कर सकते हैं. that depends who you ask. डिपेंड करता है कि आप किसको पूछ रहे हो, क्योंकि अगर आप बच्चों से पूछोगे हो सकता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हो, लेकिन अगर आप पेरेंट्स से पूछोगे तो उनको लगता है कि स्टडी होनी चाहिए ज्यादातर. सो that depends who you ask. डिपेंड करता है. पार्ट 3 में आप यूज कर सकते हैं that depends who you ask. ओके, राइट. उसके बाद है however. अभी however जो है डिस्कोर्स मार्कर है, लिंकिंग वर्ड है, कि जैसे आपने कुछ बोला और यहां पर एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि अभी आप कुछ ऑपोजिट बात करना चाहते हैं. however for me भी एक कोहेसिव डिवाइस है, डिस्कोर्स मार्कर है मेरे लिए. मैं अपनी बात कर रहा हूं. for me not only dash, ये स्ट्रक्चर है, but डैश यहां पर ये मैं यूज करने वाला हूं, और ये जो चीज है ये भी फ्लुएंसी और कोहेरेंस का पार्ट है. नॉट ओनली डैश बट डैश. तो यहां पर मैं नॉट ओनली डैश, सो वी कैन से हियर नॉट ओनली आर्ट्स bring out the creativity we can say. But also that's a structure actually. But also ये आप IELTS writing में भी कर सकते हैं, IELTS writing task 2. but also not only dash but also reduce their pent up stress.
पेंट अप स्ट्रेस। ओके, पेंट अप स्ट्रेस का मतलब है कि जो ऐसा स्ट्रेस जो कि स्टूडेंट जो है कई बार शेयर नहीं करते हैं, बच्चे शेयर नहीं करते, तो उसको बोलते हैं पेंट अप स्ट्रेस। ये वोकैबुलरी एलआर लेक्सिकल रिसोर्स का पार्ट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जरूर कि किस तरीके से एलआर में आप 7 बैंड स्कोर कर सकते हैं, किस तरीके से जीआरए में आपका बैंड स्कोर 7 आता है, क्या क्या करना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या करना चाहिए जो कि 25% है। बट ऑल्सो ओके, नॉट ओनली, अभी ये जो है नॉट ओनली और बट ऑल्सो, अभी ये किसका पार्ट है? दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस जो कि 25% है। ओके, उसके बाद अगर आपको मेंशन करना है, सो यू कैन से another significant benefit is that children learn the value of their tradition and culture। यहां पर आपको मैं एक एक्सप्रेशन देना चाहूंगा, आप किसी को बोल भी सकते हैं, his culture vulture। सो कल्चर वल्चर उस इंसान को बोलते हैं जिसको कल्चर की बहुत ज्यादा वैल्यू हो, राइट, उसको बोलते हैं ही इज अ कल्चर वल्चर। सो दैट्स जस्ट a bonus language for you guys। okay, so tradition and culture, देखिए यहां पर well I guess यहां तक ये मैंने यूज किया है, यहां पर ये पार्ट है फ्लुएंसी का। okay, उसके बाद यहां पर again however for me again, उसके बाद यहां पर ये स्ट्रक्चर मैंने यूज किया है but also, right, not only but also। उसके बाद है यहां पर another significant benefit is that, यहां तक ये सारा पार्ट है फ्लुएंसी और कोहेरेंस का। अगर आपको 7 बैंड स्कोर चाहिए, या फिर हो सकता है इफ यू आर एमिंग टू स्कोर हायर देन 7, सो देन आल्सो यू कैन फॉलो दीज, क्योंकि ये बैंड 8 और बैंड 9 में भी यही चीजें आपको करनी है। और इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, आप गूगल पे जाके अपने आप सर्च करें, गूगल पर जाकर आइल्स स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर लाइक दिस, और आप देख सकते हैं फ्लुएंसी कोहेरेंस 9 किसको मिलते हैं, और लेक्सिकल रिसोर्स। देखिए यहां पर 9 में आपको मैं दिखाना चाहूंगा, लेक्सिकल रिसोर्स यूजेस इडियोमैटिक लैंग्वेज नेचुरली। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा कि इडियोमैटिक लैंग्वेज क्या होती है। आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं इडियम्स बहुत यूज करता हूं, राइट, क्योंकि ये एलआर का पार्ट है और यहां पर मेंशन किया हुआ है बैंड डिस्क्रिप्टर। ओके, ऐसे ही राइटिंग का भी बैंड डिस्क्रिप्टर होता है और आपको जरूर देखना चाहिए, आप जरूर करें, चेकआउट जरूर करें कि 9 बैंड स्कोर के लिए क्या करना होता है और 8 के लिए क्या करना होता है और 7 के लिए आज आपको मैंने फ्लुएंसी और कोहेरेंस आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप दैट कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं दैट हाउ इज टुडेज वीडियो, और नेक्स्ट एलआर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आइल्स क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन माय व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द स्क्रीन, डोंट हेजिटेट टू टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।